नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्किल वैरियर द 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण में समास को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं समास क्या है। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती। तो चलिए हम लोग समझते हैं समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ, सबसे पहले समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ हो जाता है संक्षिप्तीकरण, मतलब कि इसको छोटा करना, संक्षेप करना। समास का अर्थ हो जाता है हमारा संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब कि किसी बड़ा सा वर्ड को उसको कम से कम जितना छोटा वर्ड में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे हो जाता है हमारा, जैसे हो जाता है विद्या, जैसे हमारा हो जाता है विद्या, विद्या के लिए आलय। इसको हम लोग एक वर्ड में लिख सकते हैं, विद्यालय। वैसे ही हो जाएगा हमारा भोजन के लिए आलय। इसको हम लोग एक वर्ड में लिख सकते हैं, भोजनालय। मतलब कि समास का ही अर्थ ही हो जाता है उसको संक्षिप्त कर कर लिखना। जैसे हो जाएगा गंगा का जल, गंगा का जल। इसको हम लोग एक वर्ड में लिख सकते हैं, गंगा जल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऐसे ही कई सारे उदाहरण हो सकते हैं और भी कई सारे। और हम लोग समास के परिभाषा के बारे में जानेंगे। परिभाषा, परिभाषा इसका हो जाता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। मतलब कि समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं। नोट में लिखिएगा, नोट अक्सर समास में दो ही पद होते हैं। अक्सर समास में दो ही पद होते हैं। जैसे में हो जाएगा ए और बी, समास में दो पद होंगे तो इसके पहले पद को हम लोग कहते हैं पूर्व पद। समास के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा इसके दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के पहले पद को पूर्व पद और समास के दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। सबसे पहले तो समास की परिभाषा हो गया कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का निर्माण करता है। जैसे कि, जैसे हो जाएगा राजा का, जैसे में लिखिए, जैसे में राजा का पुत्र,
यहाँ पे दो या दो से अधिक वर्ड हो गया। एक हो गया राजा, हो गया एक का, हो गया एक पुट हो गया। यहाँ पर दो से अधिक वर्ड हो गया और ये मिलकर एक वर्ड का निर्माण करेगा राजपूत। इसी को समास कहते हैं। एक ठो और लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, समास से बने पद को समासिक पद कहते हैं। समास से बने पद को समासिक पद कहते हैं। जैसे में हो जाएगा हमारा चिकित्सा के लिए आलय। यहाँ पर के लिए हो जाएगा विभक्ति चिन्ह, ये हो जाएगा चिकित्सा एक पद हो गया, आलय एक पद हो गया, और ये तीनों मिलकर एक पद का निर्माण करेंगे। ये तीनों मिलकर एक पद का निर्माण करेंगे जिसको कहेंगे चिकित्सालय। अब यहाँ पे समास से मेल से जो वर्ड बना इसी को हम लोग कहेंगे समासिक पद। समास के मेल से जो पद बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं समासिक पद। एक और नोट में लिखिएगा, समासिक पदों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समासिक पदों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे हमारा समासिक पद हो जाएगा विद्यालय, तो इस पद के बीच को इसके पदों के बीच संबंध स्पष्ट करना है। तो विद्यालय को हम लोग क्या लिख सकते हैं? विद्यालय को हम लोग लिख सकते हैं विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय मतलब कि जहाँ से विद्या के लिए जो आलय है उसी को हम लोग कहते हैं विद्यालय। इसका संबंध स्पष्ट हुआ। जैसे में हो जाएगा राजपूत, माफ करिएगा, वैसे में हो जाएगा राजपूत को हम लोग क्या लिख सकते हैं? राजा का पुत्र। राजपूत को हम लोग क्या कह सकते हैं? राजा का पुत्र। अब इसके पदों के बीच संबंध को स्पष्ट हम लोग किए तो इसी को कहा जाते हैं समास विग्रह। और भी कई सारे उदाहरण हो जाएगा, जैसे कि गंगा का जल, तो उसको हम लोग कहते हैं गंगा जल। वो हो जाएगा गंगा का जल को लिखेंगे एक वर्ड में गंगा जल, तो उसको हम लोग कहेंगे समासिक पद। और गंगा जल का संबंध स्पष्ट करेंगे गंगा का जल, तो उसको हम लोग कहेंगे समास विग्रह। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग समास की कुछ विशेषताएं के बारे में जानेंगे कि समास की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समास की विशेषताएं।
समास की विशेषताएं। समास की विशेषताएं हम लोग जानेंगे क्या क्या होती है समास की विशेषताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें कई पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं। इसमें कई पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करते हैं। दूसरा, इसमें अक्सर दो ही पद होते हैं। इसमें अक्सर दो ही पद होते हैं। तीसरा, इसके पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इसके पहले, जैसे कि ए प्लस बी मिलकर एक कोई वर्ड बनाता है सी, तो इसके पहले पद को हम लोग कहेंगे पूर्व पद तथा इसके दूसरे पद को हम लोग कहेंगे उत्तर पद। चौथा हम लोग देखते हैं। इसके पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। यही है 4 समास की विशेषताएं। इसमें कई पद मिलकर इसमें एक और होते हैं, 5वां में लिख लीजिएगा। इसमें माफ करिएगा, इसमें कभी पहला पद कभी दूसरा पद कभी दोनों पद या कभी अन्य पद प्रधान हो जाता है। इसमें कभी पहला पद तो कभी दूसरा पद तो कभी दोनों पद या फिर कभी अन्य पद प्रधान हो जाता है। कोई पद प्रधान न होकर एक सांकेतिक पद होता है जो अन्य पद कहलाता है, वह प्रधान हो जाता है। तो इसमें यह निश्चित नहीं है कि इसमें सिर्फ पहला पद ही प्रधान होगा या सिर्फ दूसरा पद ही प्रधान होगा, यह निश्चित नहीं है। इसमें कोई भी पद प्रधान हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें कई पद मिलकर एक नए पद का निर्माण करता है। दूसरा, इसमें अक्सर दो ही पद होते हैं। इसके पहले पद को पूर्व पद और इसके दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इसके पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे विद्या के लिए आलय, यहाँ पर के लिए एक विभक्ति चिन्ह है। कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है।
और यहाँ पर इसको समासिक पद बनाया जाता है तो इसका विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। विद्या के लिए आलय का हो जाएगा हमारा विद्यालय, विद्यालय, तो इसके पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। फिर से पांचवा हो जाता है, इसमें कभी पहला पद तो कभी दूसरा पद तो कभी दोनों पद या फिर कभी अन्य पद प्रधान हो जाता है। तो इस तरह हम समास की विशेषता को जान लिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, समास के भेद के बारे में जानते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं समास के भेद के बारे में। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। चलिए हम 6 भेद को जानते हैं। पहला हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाएगा द्विगु समास, माफ करिएगा, द्विगु समास। चौथा हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। पांचवा हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। छठा हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। कुल समास के यही 6 भेद होते हैं। पहला हो जाता है हमारा अव्ययी भाव समास, पहला अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा हमारा तत्पुरुष, तीसरा हो जाएगा द्विगु, चौथा हो जाएगा दंड, पांचवा हो जाएगा कर्मधारय और छठा हो जाएगा बहुव्रीहि। एक हमारा एक्स्ट्रा होता है जो समास के भेद में नहीं आता, एक्स्ट्रा, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, नए समास। नए समास, इसमें यह भी समास का भेद है पर इसको हम लोग इसमें नहीं जानते, इसे एक्स्ट्रा में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास को। सबसे पहले तो अव्ययी भाव समास कहते किससे है पहले ये जानते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान या अव्यय हो, जिस समास का पहला पद प्रधान या अवयव हो, मतलब कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं, या फिर जिस समास का पहला पद अवयव हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आजीवन, आजीवन, आजीवन को हम लोग तोड़ेंगे तो इसका पहला हो जाएगा आ और एक हो जाएगा जीवन। इसको हम लोग दो चीज़ में, दो अर्थी में जोड़ सकते हैं, आ और जीवन। तो आ यहाँ पर हमारा हो जाता है एक अवयव। आ का कोई अर्थ नहीं निकलता। अवयव किसे कहते हैं? अवयव को ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका रूप, लिंग, वचन नहीं बदल सके। आ एक अवयव हो गया। ऐसे ही हो जाएगा हमारा आ मरण। तो फिर यहाँ पर यह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यहाँ पर आ एक अवयव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारा हो जाता है यथाशक्ति, माफ करिएगा, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाभक्ति, यथाभक्ति,
यथा, जितने भी यथा वाला शब्द है वो सब आ जाता है अवयवी भाव में। जितने भी आ वाले शब्द है वो सब आ जाते हैं अवयवी भाव समास में। जैसे कि आजीवन, आमरण, आजीवन, आमरण, यथाशक्ति, यथा भक्ति, ये सब आ जाएंगे अवयवी भाव समास में। फिर से हमारा हो जाता है प्रति वाला। जितने भी प्रति वाले शब्द, जैसे में प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, इस सब के आगे प्रति जुड़ा हुआ है, प्रत्येक अवयव है, इसी को हम लोग कहते हैं अवयवी भाव समास। और भी उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि निडर, निडर, निडर में नी यहाँ पर अवयव हो जाएगा, डर एक अलग शब्द हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा बेकाम, बे यहाँ पर एक अवयव हो जाएगा, बे यहाँ पर एक अवयव हो जाएगा, और काम एक अलग वर्ड है। बेकाम, निडर, जिसके भी आगे मतलब कि अवयव हो उसके हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। एक इसका एक विशेष होता है, जैसे विशेष में इसको हम लोग जान लेते हैं। विशेष में हो जाता है हमारा लाटो लाट, लाटो लाट, हाथों हाथ, हाथों हाथ, गाँव गाँव, हाथों हाथ, लाटो लाट, बाटो बाट, बाटो बाट, जितने भी रिपीटिंग वाले शब्द हैं सब आ जाते हैं अवयवी भाव समास में। जैसे लाटो लाट, हाथों हाथ, बाटो बाट, गाँव गाँव, ये सब आ जाएंगे अवयवी भाव समास में। तो हमारे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। हमारा क्वेश्चन आएगा कि आजीवन में समास, सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में समास हमारा नहीं पूछा जाता है। जैसे कि आजीवन, आजीवन में, आजीवन में कौन सा समास है, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार आता है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो वह कौन समास है, वह कौन, माफ करिएगा, वह कौन सा समास है, वह कौन सा समास है, हमारा क्वेश्चन इस प्रकार आता है। तीसरा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बाटो बात में कौन सा समास है। तो चलिए इसका आप लोग उत्तर जानते हैं कि यहाँ पर आजीवन हो गया तो आ एक अवयव है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास। दूसरा हम आपको डिफिनेशन में बताएं कि जिस समास का पहला पद अवयव हो उसे हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा अवयवी भाव, अवयवी भाव समास। तीसरा बताएं आपको कि जो रिपीटिंग वाले शब्द है लाटो लाट, बाटो बाट, कानो कान, ये सब आ जाता है अवयवी भाव समास में। माफ करिएगा, अवयवी भाव समास। अब आपको कमेंट में बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। आपको यह आंसर कमेंट में बताना है, इसका आंसर। चलिए हम लोग अब दूसरा को जानते हैं, दूसरे समास के दूसरे भेद को जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग समास के दूसरे भेद को जानेंगे। समास का दूसरा भेद होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास,
सबसे तो पहले हम लोग जानेंगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा पहला पद संज्ञा या दूसरा पहला पद संज्ञा या विशेषण हो, संज्ञा या विशेषण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का दूसरा पद, अवयवी भाव समास में हमारा पहला पद प्रधान था, यहाँ पर इस समास का तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होगा और इसका पहला पद जो हो जाएगा संज्ञा या विशेषण होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हो जाएगा विद्यालय। विद्यालय को हम लोग क्या लिख सकते हैं? विद्यालय को हम लोग लिख सकते हैं विद्या के लिए आलय। देखिए यहाँ पर इसका तो सबसे पहले दूसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा? आलय। आलय मतलब हमारा हो जाता है, मतलब कि जहाँ पर निवास स्थान, जहाँ पर कोई लोग निवास करते हैं उसे हम लोग आलय कहते हैं। इसको हम लोग मकान हम लोग कह सकते हैं सीधा भाषा। आलय का अर्थ हो जाता है मकान। तो आलय किसके लिए है? तो विद्या के लिए है। विद्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्या मतलब कि यहाँ पर विद्या के लिए आलय, मतलब कि विद्या यहाँ पर संज्ञा या विशेषण हो जाएगा। जैसे में हो जाएगा गंगा जल। गंगा जल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं गंगा का जल। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पद हमारा जल हो जाएगा, यह हो जाएगा, ये प्रधान हो जाएगा, दूसरा पद प्रधान हो जाएगा जल। तो जल है किसका? तो गंगा का जल। या इसकी विशेषता है कि वो जल है गंगा का, नहीं माफ करिएगा, गंगा यहाँ पर एक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नोट में लिखिएगा, नोट में तत्पुरुष समास के नोट में लिख लीजिएगा। नोट इसमें इसके पदों के बीच विभक्ति चिन्ह, इसमें कारक के विभक्ति, इसमें कारक, नोट में लिखिएगा इसमें कारक के विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं। यह इसकी एक विशेषता है कि इसमें कारक की विभक्ति चिन्ह लगे रहते हैं। सबसे पहले तो कारक की विभक्ति चिन्ह होती कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? कारक के भेद हो जाते हैं हमारे 8। कारक के भेद हो जाते हैं कर्ता, इसकी विभक्ति चिन्ह हो जाती है ने। कर्ता ने कर्म को कर्म से, यही संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के अधिकरण में
अधिकरण में और पर, फिर लास्ट हो जाता है हमारा संबोधन। संबोधन में हो जाता है हे अजय अहो, किसी को संबोधित किया जाता है। यही हमारे भेद हो जाते हैं। कर्ता, कर्ता में हमारा ने विभक्ति चिन्ह होता है। दूसरा हो जाता है को, कर्म को विभक्ति चिन्ह होता है। करण में करण से विभक्ति चिन्ह हो जाता है। संप्रदान के लिए विभक्ति चिन्ह लगा। इसमें इस तत्पुरुष समास में ये केवल कर्ता को छोड़कर बाकी सब विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं। को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर, हे, अजी, अहो। हे ये संबोधन भी नहीं होते हैं, माफ करिए। ये छह के विभक्ति चिन्ह लगे होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तो 6 कौन कौन भेद हैं? तो जिसके आगे को लगा हो तो समझ लिए वो कर्म तत्पुरुष हो। जैसे गंगा, को नहीं, को माफ करिएगा। जैसे में के लिए, जैसे में हो जाएगा विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, तो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। वैसे हो जाएगा गंगा का जल, तो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। वैसे ही जहाँ पर जो भी भक्ति चिन्ह, मान लीजिए कहीं पे लगा हो को विभक्ति चिन्ह, तो उसको हम लोग कहेंगे कर्म तत्पुरुष। कहीं पे लगा हो से विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसको हम लोग कर देंगे कर्म तत्पुरुष। के लिए, जैसे में विद्या के लिए हो जाएगा तो हो गया संप्रदान तत्पुरुष। से जहाँ लगा होगा, से यहाँ पर जुदाई का बोध होगा, किसी से अलगाव का बोध होगा। से देखिए, से यहाँ पर भी है, से यहाँ पर भी है, पर आपादान वाले में जुदाई या अलगाव का बोध होता है। अलगाव का बोध होगा, यहाँ पर अलगाव का बोध होगा, अलगाव का बोध होगा। जैसे में पेड़ से पत्ते गिर गए तो यहाँ पर जुदाई का बोध हो रहा है। हिमालय से गंगा बहती है, यहाँ पर हिमालय से गंगा जुदाई का बोध हो रहा है। इसी यह से आपादान वाला होता है। यह जब देखिए कि जुदाई का बोध हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे आपादान तत्पुरुष। जहाँ पे का के की लगा हो उसको हम लोग कहेंगे संबंध तत्पुरुष। जैसे में हो जाएगा गंगा का जल राजा का पुत्र, यहाँ पर संबंध का बोध हो रहा है। गंगा का जल को हम लोग एक वर्ड में लिख सकते हैं गंगा जल राजा का पुत्र, इसको हम लोग एक वर्ड में लिख सकते हैं राजपुत्र। अधिकरण, अधिकरण में और पर, यह आधार बताता है। जहाँ पे आधार का बोध हो, में और पर विभक्ति चिन्ह है, उसे हम लोग कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। अतः लिखिए, अतः तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। अतः तत्पुरुष समास का अतः नहीं यहाँ पर लिखिएगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, नोट में लिख लीजिए। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद हम लोग को, आप लोगों को बता दिए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। वो उसके विभक्ति चिन्ह पर विभक्ति चिन्ह पर मायने रखता है कि कौन सा कौन तत्पुरुष होगा। जहाँ पे को विभक्ति चिन्ह होगा वह कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जहाँ पर से विभक्ति चिन्ह होगा वहाँ कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे जो जहाँ जो विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा उसका वह तत्पुरुष हो जाएगा। अतः तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। आशा है कि आप लोग तत्पुरुष समास समझ गए हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और इसके पहले पद, इसका जो पहला पद हो जाएगा या तो संज्ञा होगा या तो विशेषण हो जाएगा। जैसे में गंगा का जल, तो गंगा यहाँ पर हो जाएगा संज्ञा। विद्या के लिए आलय, तो विद्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्या यहाँ पर विशेषता बता जा रही है। वैसे में राजा का पुत्र, तो राजा यहाँ पे क्या हो गया, राजा यहाँ पे संज्ञा हो गया, पहला वर्ड। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। तत्पुरुष समास कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। ये तत्पुरुष के भेद आपको नहीं पढ़ने हैं 10th क्लास में। इतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम आप लोगों को बता दिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखिए। जिस
जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा पहला पद संज्ञा या विशेषण हो, उसे कौन सा समास कहेंगे? समास कहते हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया रहेगा। हम लोग ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, क्योंकि हम तो आप लोगों को बता दिए हैं कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा पहला पद संज्ञा या विशेषण हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि गंगा जल, जैसे यहाँ पर गंगा जल में कौन सा समास है, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि राजपूत में कौन सा समास है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। फिर से आएगा ऐसे विद्यालय में कौन सा समास है। तो आप लोग बता देंगे गंगा, इसको आप लोग पहले तोड़ेंगे कि गंगा जल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गंगा का जल। तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ गया, इसीलिए यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसलिए यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपूत को हम लोग पहले तोड़ेंगे, तो यहाँ पर राजा का पुत्र का एक विभक्ति चिन्ह है, और यह भी एक तत्पुरुष समास हो जाएगा। विद्यालय को हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे विद्या के लिए आलय। तो के लिए यहाँ पर विभक्ति आ गया। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान में आता है के लिए, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह हो जाता है के लिए, तो इसे हम लोग कह सकते हैं संप्रदान तत्पुरुष। यह भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आता है। इसके भेद आप लोग नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, और बता दिए। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं द्विगु। तीसरा हमारा हो जाएगा द्विगु समास। माफ करिएगा, द्विगु समास तीसरा आ जाएगा हमारा द्विगु समास। चलिए हम लोग देखते हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्या जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा इसमें समूह या समाहार का बोध हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं, और इसमें समूह या समाहार का बोध होता है। जैसे हम लोग देखते हैं
जैसे द्विफल, द्विफल में यहाँ पर द्वि देखिए, द्वि का अर्थ हो जाता है दो, दो एक संख्या है, इसमें समूह का बोध हो रहा है द्विफल, मतलब कि फल है पर द्विफल, इसमें दो फलों का अंश है। जैसे में हो जाएगा चौराहा, चौराहा, चौ का अर्थ हो जाता है यहाँ पर चार, चार हो जाएगा, ये तो समूह का बोध हो गया, और राह का मतलब यहाँ पर चार राहों का समूह हो, उसे हम लोग कहते हैं चौराहा। मतलब कि इसका पहला 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 पद, चौराहा को हम लोग कहते हैं चार राहों का समूह। तो चार का पहला तो हो गया संख्या, जिस पद का सब जिस समास का पहला पद संख्या को निरूपित करे उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। इसको आसान में भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे में हम लोग उदाहरण देखते हैं कई सारे, जैसे हो जाता है हमारा, जैसे में हो जाएगा हमारा चौराहा, त्रिभुज, द्विफल, द्विमुखी, अठन्नी, अठन्नी, शताब्दी, शताब्दी, छमाही, छमाही, त्रिमाही, और भी कई सारे हो जाएंगे। चौराहा का अर्थ हो जाता है, इसका पहला अर्थ हो जाएगा चार, त्रिभुज का हो जाएगा जो तीन भुजा हो उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। द्विफल यानी कि दो फलों का अंश हो, द्विमुखी मतलब कि जिसका दो मुख हो, अठन्नी, अठन्नी को हम लोग कहते हैं आठाना, आठाना का अर्थ हो जाता है हमारा 50 पैसा। शताब्दी, शताब्दी का मतलब हो जाता है शतक, मतलब कि 100 हो जाता है, इसका अर्थ निकलता है। छमाही का मतलब कि 6 माह पर जो होता है उसे हम लोग छमाही कहते हैं। त्रिमाही मतलब कि 3 माह पर जो होता है उसे हम लोग त्रिमाही कहते हैं। मतलब कि इसका पहला पद संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे कौन सा समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो हम तो आप लोगों को बता दिए कि जिस समास का पहला पद संख्या हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन आएगा कि छमाही या त्रिमाही में कौन सा समास है। तो हो जाएगा हमारा द्विगु समास, द्विगु समास हमारा हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि अठन्नी में कौन सा समास है। अठन्नी हो जाएगा, शताब्दी हो जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अठन्नी में कौन सा समास है, शताब्दी में कौन सा समास है, तो हमारा हो जाएगा द्विगु समास। और उदाहरण हम आप लोगों को बता दिए कई सारा, उसी में से आएगा। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे के चैप्टर को, आगे के माफ करिएगा, आगे के भेद को समझते हैं। चौथा हमारा हो जाता है समास का चौथा भेद हो जाता है हमारा द्वंद्व समास। तो चलिए हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस समास का
दोनों यानी कि सभी, दोनों यानी कि सभी पद प्रधान हो। जिस समास का दोनों या सभी पद प्रधान हो उसे और भी इसमें चले, माफ करिएगा। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा उनका विग्रह करने पर और या एवं का चिन्ह आए। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा उनका विग्रह करने पर और या एवं का चिन्ह आए, और या एवं का चिन्ह आए, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तथा उनका विग्रह करने पर और या एवं का चिन्ह आए उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं माता पिता, राधा कृष्ण, दाल भात। इसको हम लोग लिख सकते हैं माता और पिता। वैसे पर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं राधा और कृष्ण। इसको हम लोग लिख सकते हैं दाल और भात। मतलब कि जिस समास के उड़ने पर और या एवं का चिन्ह है उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। इसका एक नोट में लिखिएगा। इसकी एक विशेषता है, नोट में लिख लीजिएगा, पहचानने में आसान हो। इसमें योजक चिन्ह इसे कहते हैं लगे होते हैं। इस समास में योजक चिन्ह लगा होगा। जैसे कि हम लोग आप लोगों को बता ही दिए कि राम सीते, इसको हम लोग लिख सकते हैं राम और सीते। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। वैसी प्रकार हो जाएगा दाल भात, इसमें भी हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ। मतलब कि जिस समास में योजक चिन्ह लगा हुआ हो जाएगा द्वंद्व समास। इसको पहचानने के लिए हम आप लोगों को एक ट्रिक बता दिए कि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है वो हो जाता है द्वंद्व समास। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस समास का दोनों पद यानी कि इसका पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों प्रधान होता है। जैसे कि दाल और भात, दाल और भात दोनों का आप एक ही निकल रहा है। जैसे कि राम और सीता, इसमें दोनों पद प्रधान हो जाते हैं तथा उनका विग्रह करने पर और एवं का चिन्ह आता है। जैसे कि इसका विग्रह किए तो राम और सीते, दाल और भात, विग्रह करने पर और आ गया तो इसे यह द्वंद्व समास हो गया। और इसकी विशेषता है कि इसमें योजक चिन्ह लगे होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है एग्जाम में। क्वेश्चन आता है हमारा कि माता पिता में कौन सा समास है, ऐसे आएगा। तो इसको हम लोग जान गए हैं कि यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है, माता और पिता। यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है और इसका विग्रह करने पर और आ जाता है माता और पिता। और यहाँ पर सबसे पहले तो योजक चिन्ह लगा हुआ, इसे हम लोग कह देंगे द्वंद्व समास। ठीक उसी प्रकार हो जाएगा हमारा राधा कृष्ण में कौन सा समास है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। तो हम लोग जान गए हैं कि जहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ उसे हम लोग द्वंद्व समास कह देंगे।
तो आई होप कि आप लोग समास के चौथे भेद द्वंद्व समास को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं समास के पांचवें भेद कर्मधारय समास में। समास का पांचवा भेद हमारा हो जाता है कर्मधारय। कर्मधारय समास। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा इसके पहले और दूसरे पद में विशेष्य का संबंध होता है। इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। वहाँ पर तत्पुरुष समास में भी हमारा दूसरा पद प्रधान हो गया था और यहाँ पर भी दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि इसके पहले और दूसरे पद के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। वहाँ पर हमारा पहला पद संज्ञा या विशेषण था तत्पुरुष समास में, पर यहाँ पर पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होगा। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे हो जाएगा महात्मा। महात्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? महात्मा को हम लोग लिख सकते हैं महान है जो आत्मा। तो यहाँ पर सबसे पहले विशेषता क्या है? यहाँ पर विशेषता यह है कि यह महान है। यहाँ पर महान एक विशेषता है, तो इसके पहले पद हो गया विशेषण। इसको हम लोग विशेषण कहेंगे। जो सब विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। यह महान तो हो गया एक विशेषता हो गया, और यह विशेषता बतला किसकी रही है? तो आत्मा की विशेषता बतला रही है कि आत्मा महान है। तो आत्मा यहाँ पर हमारा हो जाएगा विशेष, चूँकि जो शब्द जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर पहले और दूसरे पद में विशेषण इसको हम लोग विशेषण कहेंगे। महान तो विशेषता है, तो इसको हम लोग विशेषण कहेंगे। विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। इसके कर्मधारय समास में पहले और दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो जाता है, और वहाँ पर हमारा पहला पद संज्ञा या विशेषण हो गया था तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, पर वहाँ पर पहला पद संज्ञा या विशेषण हो गया था। जैसे कि राजा का पुत्र। यहाँ पर भी पुत्र प्रधान है, पर इसका यह विशेषता है कि इसका पहला पद संज्ञा या विशेषण हो गया। यहाँ पर राजा आ गया, राजा एक संज्ञा है, इसमें भी भक्ति चिन्ह लगा होता है। तत्पुरुष समास में कारक के भी भक्ति चिन्ह लगे होते हैं। तो चलिए इसके हम लोग कुछ उदाहरण को समझते हैं। इसके उदाहरण हो गए महात्मा हो गया, महापुरुष हो गया, नीलकंठ हो गया, लौह पुरुष हो गया, धनहीन हो गया, नहीं माफ करिएगा, धनहीन नहीं होगा, धन से हीन, यह आ जाएगा तत्पुरुष समास में। महात्मा को हम लोग क्या से लिख सकते हैं? महान है जो आत्मा, उसे हम लोग महात्मा कहते हैं। महान है जो पुरुष, उसे हम लोग महापुरुष कहेंगे। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, उसे हम लोग नीलकंठ कहेंगे। लौह पुरुष, लौह है जो पुरुष, उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं सज्जन। सत्य है जो जन,
या किसी के विशेषण विशेष का संबंध है, इसीलिए इसे हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। यह सब इसकी विशेष ऐसे ही आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है एग्जाम में। क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि जिस समास के पहले और अंतिम पद में विशेष का संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आता है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है। तो हम लोग जान गए हैं कि लौह पुरुष में यहाँ पर लौह है जो पुरुष, या किसी की, इसको हम लोग लिख सकते हैं लौह है जो पुरुष। तो लौह तो यहाँ पर विशेषता हो गया, पर ये विशेषता बतला किसकी रही है, पुरुष की। तो यहाँ पर पहले पद और अंतिम पद में विशेषण विशेष का संबंध हो गया, इसीलिए इसे हम लोग कर्मधारय समास कहेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्मधारय समास, इसका आंसर। दूसरा, जिस समास के पहले और अंतिम पद में विशेषण विशेष का संबंध हो। तो उसकी हम आप लोगों को बता दिए हैं कि विशेषण विशेष का जिसमें संबंध होता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं समास के अंतिम भेद बहुव्रीहि समास को। समास का अंतिम भेद है हमारा बहुव्रीहि समास। और हम लोग जानेंगे कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई अन्य सांकेतिक पद प्रधान हो जाता है। इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास में ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। इसमें कोई अन्य पद, अन्य यानी कि सांकेतिक पद, अन्य सांकेतिक पद, जिसका पद का कोई संकेत निकले वह पद प्रधान हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमारा हो जाएगा लंबोदर। अब लंबोदर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंबोदर को हम लोग लिख सकते हैं लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उसे हम लोग लंबोदर कहते हैं। तो इसमें न लंबा प्रधान है, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है। इसका एक विशेष अर्थ निकल गया लंबोदर। लंबोदर का विशेष अर्थ हम लोग कह सकते हैं इसको। लंबोदर हम लोग किसको कहते हैं, लंबोदर हम लोग लंबा है जिस उदर जिसका, किसका लंबा उदर है। तो हम लोग जानते हैं कि गणेश भगवान का लंबा है उदर, गणेश भगवान का उदर लंबा है,
इसका एक सांकेतिक पद निकला लंबोदर का। लंबोदर को हम लोग गणेश जी को कहते हैं लंबोदर, अतः यह पद गणेश यहाँ पर प्रधान हो गया। इसका एक सांकेतिक पद निकला गणेश, वही प्रधान होगा। उसी प्रकार हमारा हो जाता है दशानन। दशानन, दशानन किसको कहते हैं? जिसके 10 आनन हो, जिसके 10 आनन हो। तो यहाँ पर इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। जिसके 10 आनन हो, तो किसके 10 आनन है? तो हम लोग जानते हैं कि रावण का 10 आनन था, लंकेश्वर का। तो यहाँ पर दशानन दशानन का एक विशेष अर्थ सांकेतिक पद निकला रावण, अतः यह पद प्रधान हो जाता है। इसमें खासकर देवी देवता, बहुव्रीहि समास में खासकर देवी देवताओं के नाम आ जाते हैं। जैसे में हो जाएगा लंबोदर, दशानन, वीणा पानी, नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, वीणा पानी, वीणा में है जिसकी पानी। उसी प्रकार हो जाएगा पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर हम लोग कहते हैं विष्णु भगवान को। उसी प्रकार हमारा लंबोदर हो जाएगा लंबा है जिसका उदर, उसे हम लोग गणेश भगवान को कहते हैं। चलिए हम लोग बता रहे क्वेश्चन, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन बोर्ड में किस प्रकार आता है। क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो हम लोग सबसे पहले यह पद को तोड़ेंगे। तो चंद्रशेखर को तोड़ेंगे तो इसका क्या निकलेगा? जिसके शिखर में चंद्र हो, जिसके शिखर पर चंद्र हो। अब यहाँ पर किसके शिखर पर चंद्र होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि शंकर जी के शिखर पर चंद्र होता है, अतः इसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। इसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन आ जाता है लंबोदर में कौन सा समास है? उसी प्रकार आ जाता है वीणा पानी में कौन सा समास है? वीणा पानी में कौन सा समास है? ठीक उसी प्रकार आ जाता है पीताम्बर में कौन सा समास है? फिर दशानन में कौन सा समास है? जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं वो सब आ जाते हैं बहुव्रीहि समास में। या क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप पर। सब्जेक्टिव टाइप पर समास से क्वेश्चन नहीं आता। अब समास का 6 भेद हमारा खत्म हो गया और सबसे पहले हम लोग समास को जान लिए कि समास किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास की अर्थ हो जाता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब कि छोटा करना। समास की विशेषता यह है कि समास में कई पदों का मेल होता है। समास में अक्सर 2 ही पद होते हैं। समास के पहले पद को पूर्व पद और समास के दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास में कभी पहला पद तो कभी दूसरा पद तो कभी दोनों पद या फिर कभी अन्य पद प्रधान हो जाता है। अन्य पद हमारा बहुव्रीहि समास में प्रधान हो जाता है। और समास की एक और भी विशेषता है कि इसमें इसके पदों के बीच विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। समास के पदों के बीच जो विभक्ति चिन्ह होता है, जैसे कि राजा का पुत्र, इसको हम लोग जब समासिक पद बनाएंगे तो उसे हम उस समय
इसके विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे कि राजा का पुत्र को हम लोग एक शब्द में लिख सकते हैं राजपुत्र। उसी प्रकार विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पर के लिए विभक्ति है तो के लिए हमारा समाप्त हो जाएगा। विद्या के लिए आलय को सीधे हम लोग लिख सकते हैं विद्यालय। और एक और हम लोग जाने कि समास से बने पद को समासिक पद कहते हैं। समास के द्वारा बने पद को समासिक पद कहते हैं। और एक उसके उल्टा हो जाएगा, समासिक पदों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। और समास के हम लोग एक जान लिए कि 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला हो जाता है हमारा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद अवयव या प्रधान हो। दूसरा हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका दूसरा पद प्रधान हो तथा जिसका पहला पद संज्ञा या विशेषण हो। तीसरा हो जाता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिसमें समूह या समाहार का बोध हो। जिसमें समूह या समाहार का बोध हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। चौथा हमारा हो जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास हम लोग देख लिए किसे कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जैसे कि राम सीते माता पिता। और इसकी एक विशेषता होती है कि इसका विग्रह करने पर और या एवं का चिन्ह आता है। और इसकी एक और विशेषता है कि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, जिसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। पांचवा हमारा हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हम लोग देख लिए कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है तथा इसके पदों के बीच, इसके पहले और अंतिम पद के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। छठा हमारा हो जाता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हम लोग देख लिए कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तथा इसका कोई अन्य सांकेतिक पद प्रधान हो जाता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें खासकर देवी देवताओं के नाम आते हैं। अब हम लोग समास के 6 भेद को पढ़ लिए। अब हम लोग एक एक्स्ट्रा समास को देख लेते हैं जो भी हमारे इधर पूछने लगा है एग्जाम में। एक एक्स्ट्रा भेद होता है जिसे हम लोग एक्स्ट्रा में नया में आया है, उसे हम लोग नई समास कहते हैं। नई समास, तो चलिए हम लोग इससे जानते हैं कि नई समास किसे कहते हैं। इस समास का पहला पद निषेधात्मक होता है। नई समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद निषेधात्मक हो। निषेधात्मक हो मतलब कि जिसका अर्थ न आए, जिसका मतलब कि उल्टा नकारात्मक का बोध कराए। जैसे कि आप जैसे देखिए यहाँ, जैसे हो जाएगा अज्ञान। अज्ञान को हम लोग क्या समझते हैं? अज्ञान को हम लोग उससे क्या समझते हैं? जिसके पास न हो ज्ञान, न ज्ञान। अज्ञान को हम लोग बोलते हैं न ज्ञान। उसी प्रकार असत्य, असत्य को हम लोग बोल सकते हैं न सत्य। उसी प्रकार हो जाता है उसी प्रकार अनादि। अनादि में हो जाएगा जिसके पास न हो आदि, न आदि। अज्ञान, असत्य, अनादि ये सब आ जाता है, ये सब आ जाता है नई समास में, जिसका भी अर्थ न निकले। जैसे अज्ञान तो न हो जाएगा न ज्ञान। उसी प्रकार हो जाएगा असत्य तो न सत्य, अनादि तो न आदि। इसे ही हम लोग नई समास कहते हैं, जिसका अर्थ निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक निकले। जिसका भी अर्थ नकारात्मक हो, नकारात्मक हो उसे हम लोग नई समास कहते हैं। उसे हम लोग नई समास कहते हैं। तो हम लोग देख लिए समास को पहले हम लोग देख लिए, समास की भेद को देख लिए, समास की विशेषता को देख लिए, समासिक पद किसे कहते हैं उसे हम लोग देख लिए, समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह देख लीजिए आप, ये सब हो गया। आशा है आप लोग ये समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन आता है समास विग्रह कहते हैं।
समास विग्रह किसे कहते हैं? उत्तर समासिक पदों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह का समासिक पदों के बीच संबंध को स्पष्ट करना। समासिक पद हमारा हो जाता है क्या, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ समासिक पद हो गया विद्यालय, ठीक। समासिक पद हम लोग जान चुके हैं कि समास से बने पद को समासिक पद कहते हैं। तो विद्यालय हो गया समासिक पद। समासिक पद के बीच संबंध को स्पष्ट करें तो विद्यालय को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। यहाँ पर विद्यालय को हम लोग लिख सकते हैं विद्या के लिए आलय। इसके बीच संबंध स्पष्ट हुआ कि विद्या के लिए आलय जो होता है उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। उसी प्रकार गंगा जल, गंगा जल एक हो गया समासिक पद। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं गंगा का जल। इसके बीच का संबंध स्पष्ट हुआ कि गंगा का जल को हम लोग कहते हैं गंगा जल। विद्या के लिए आलय को हम लोग कहते हैं विद्यालय। इसी को हम लोग समास विग्रह कहते हैं। समासिक पद के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। तो इससे समास हमारा चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आशा है कि आप लोग शुरू से अंत तक देखे होंगे। धन्यवाद देखने के लिए, इतना हमें प्यार देने के लिए धन्यवाद।